पूरा परिवार जब 3 दिन बाद बाहर से घर लौटता है तो उसके बाद घर के अंदर बड़ा ही अजीब चीज़ें उन्हें महसूस होने लगती हैं। यहाँ पर उनका एक बेटा था इकलौता, जो कि कमरे के अंदर ही रहा करता था और वह ज़्यादा कहीं बाहर भी नहीं जाया करता था। जब वो लोग डोरबेल बजाते हैं तो यहाँ पर वह दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद घर में इधर उधर बड़ा ही खुश प्रतीत हो रहा था। इसके बाद वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो घर में जो जवान नौकरानी उन्होंने छोड़ रखी थी वह किचन के अंदर घर की बहू की तरह खाना बना रही थी और इस बात को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर नौकरानी उन दोनों को यानी कि पति पत्नी को यहाँ पर देखती है तो एकदम से उनके पैर छूने लगती है और कहती है कि ससुर जी, सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दो। ये बात सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये नौकरानी कह क्या रही है। और जैसे वो उसे धमकाने लगते हैं तो यहाँ पर उनका इकलौता बेटा आ जाता है और कहता है कि माँ, ये सही तो कह रही है, ये मेरी पत्नी है तो आप इसके ससुर जी और सासू माँ ही तो लगे होंगे। इस बात को सुनकर माता पिता जो होते हैं वो एकदम से गर्म हो जाते हैं और अपने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं, इकलौते बेटे को। कौन था वह लड़का और किस वजह से ऐसा क्या हुआ था पीछे से जो घर की नौकरानी से वह शादी कर बैठा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के भागलपुर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और उनके 3 बच्चे हैं। माँ का नाम सुनीता होता है और पिता का नाम सुमेर होता है। सुमेर और सुनीता की जो सबसे बड़ी लड़की है उसका नाम कामनी होता है। कामनी जो होती है वह बड़ी बेटी है और यहाँ पर घर के काज काम में माँ का हाथ बटाया करती है और माता पिता इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करते हैं, यानी कि परिवार गरीबी है, ज़्यादा रुपया पैसा उनके पास नहीं है। अब तभी यहाँ पर इनके हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग जाती है। जो यहाँ पर परिवार का मुखिया होता है वो एकदम से बीमार हो जाता है और इसी बीमारी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ही पति इस दुनिया को छोड़कर गया था तो परिवार के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और वो सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन चीज़ों का कुछ भी नहीं किया जा सकता और इन्हीं बातों को नियति मानकर जो सुनीता होती है वह अपने परिवार को दोबारा से पालने लगती है। यहाँ पर 3 बच्चों की जिम्मेवारी उसके ऊपर है और इसके बाद वह खुद मेहनत मजदूरी करने जाया करती और अपना काम किया करती। लेकिन 3 बच्चे और अकेली मजदूरी करने वाली तो उनका भरण पोषण उससे नहीं हो पाता है और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। तीनों बच्चों में से जो सबसे बड़ी बेटी सुनीता है वो 17 साल 6 महीने की होती है और यहाँ पर जो उससे छोटी लड़की होती है वो 13 साल की होती है और सबसे छोटा एक लड़का होता है, उसकी उम्र 10 साल होती है। सुनीता के लिए बच्चों को पालना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो बच्चों को पाल रही थी। अब इन बातों को समय बीतता है और समय के साथ साथ इनके पास बिल्कुल भी एक भी रुपया ऐसा नहीं होता जो मुसीबत के समय में इनके पास काम आ सके, क्योंकि जो भी मजदूरी माँ किया करती वो सारे पैसे तुरंत के तुरंत खाने पीने में खर्च हो जाया करते हैं। तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो सुनीता का छोटा बेटा होता है वह एकदम से बीमार हो जाता है और जब माँ उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर जो भी 100-200 रुपये उनके पास थे वो सारे पैसे लग जाते हैं और डॉक्टर साहब और पैसों की डिमांड करने लगते हैं। अब बेटा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और माँ को कोई भी जगह नहीं सूझती। इसी वजह से यहाँ पर जो माँ होती है अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक शंकर नाम के व्यक्ति के पास जाती है, जो कि अच्छा खासा रुपये पैसे वाला है, और वहाँ पर जाकर उससे मदद की गुहार लगाने लगती है। जब वह शंकर के पास जाती है तो शंकर का ही एक रिश्तेदार जो कि मुंबई में रहा करता है और अच्छे से पैसे कमा करता है वह भी वहीं पर था। और जब सुनीता अपनी बड़ी बेटी कामनी के साथ उनके घर जाती है मदद के लिए, पैसे मांगने के लिए, तो यहाँ पर जो वह रिश्तेदार होता है वो कहने लगता है कि क्या हुआ, इतने पैसों की इतनी अर्जेंट में ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति की नज़र उसकी बेटी पर थी। तो यहाँ पर कहती है अपनी कहानी की इस तरह से मेरे पति तो है नहीं और बेटा बीमार हो गया है, तो अब मुझे पैसे तो चाहिए होंगे, आप लोग मदद कर दीजिए और बाद में मैं आपके पैसे दे दूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो शंकर होता है वह कुछ पैसे देता है और पैसे लेने के बाद वह अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल में जमा कर देती है और 2-3 दिन में उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो सुनीता होती है वह उन लोगों को आश्वासन देने के लिए अपनी बेटी के साथ आती है और कहती है कि साहब मैं आपके पैसे चुका दूंगी और अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे काम बता दिया करना, सुबह शाम में मैं आपका काम कर दूंगी, थोड़े बहुत पैसे उससे पड़ जाएंगे, बाकी मैं मेहनत कर करके जैसे तैसे करके आपके पैसे चुका दूंगी। लेकिन अब तक यहाँ पर उनका जो रिश्तेदार आया हुआ था वह उसके और उसकी बेटी के बारे में बहुत कुछ सोच चुका था और तभी वह अचानक से बीच में बोल पड़ता है। कहता कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारे पास तो बेटी है ना, मैं तो मुंबई में रहा करता हूं और वहां पर तुम्हारी बेटी को अच्छा खासा काम मिल जाएगा, तो अपनी बेटी को काम करने के लिए मुंबई में भेज दो।
वहां पर अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। अब इस बात को सुनने के बाद सुनीता कहने लगती है कि साहब हमारी बेटी कहाँ जाएगी, अभी तो वो 18 साल की भी नहीं हुई, वो तो 17 साल 8 महीने की है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि फिर क्या हो गया, 17 साल 8 महीने की है तो 18 साल की ही लगा लो और ये वहां पर कमाकर तुम्हें पैसे भी भेज सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुनीता होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और कहती है कि साहब वहां पर कहाँ रहेगी, कहाँ घूमेगी मेरी बेटी। तो वो कहने लगता है कि ऐसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा वहां पर अपना घर है और अगर तुम चाहो तो मैं उसे अपने घर में रख लूंगा और वहीं से वो काम करके लौट आया करेगी और जो भी पैसे हुआ करेंगे मैं उन्हें यहां पर भेज दिया करूंगा और ये लोग तुम्हें दे दिया करेंगे। इस बात को सुनकर यहां पर जो सुनीता होती है वो कहती है कि साहब सोचकर बताऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, शाम तक बता देना, शाम को ही हम लोग यहां से जाने वाले हैं, अगर बेटी को भेजना है तो शाम को ही हमारे साथ भेज देना। इस बात को सुनकर यहां पर जो सुनीता होती है वह अपने घर तो चली जाती है और जब अपनी बेटी से इस बारे में पूछती है तो बेटी को भी मुंबई के बारे में ही लगता था कि वो तो सपनों का शहर है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहां रहा करती हैं, तो क्यों ना मैं भी फिल्मी सितारों को वहां पर जाकर देख लूं। ये बात सन 2018 की होती है दोस्तों, और सन 2018 में जो कामनी होती है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दो, अगर मैं वहां पर काम करूंगी तो ये पैसे भी पड़ जाएंगे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मैं कमा सकती हूँ, क्योंकि आगे चलकर आपको हमारी शादी भी करनी है, भाई का भी फ्यूचर है, उसे भी पढ़ाई लिखाई करनी है, तो ये सही फैसला रहेगा हमारे लिए। इस बात को सुनकर सुनीता थोड़ी देर सोचती है और सोचने के बाद अपनी बेटी को गले लगाती है, आंखों में आंसू होते हैं और कहती है कि ठीक है बेटी, अगर तू परिवार के लिए करना चाहती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद सुनीता अपनी बेटी कामनी के थोड़े बहुत कपड़े लत्ते पैक करती है और एक बैग देकर उसे सीधा शंकर के घर ले जाती है और वहां पर कहती है कि साहब देखो मेरी बच्ची अभी यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं गई है, इसी गाँव के अंदर रहा करती है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना और जब इसका काम लग जाए तो हमारे पास पैसे भेजते रहना। यहाँ पर वो लोग भी उसे आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे और हमारे घर में रहेगी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर सुनीता को संतुष्टि होती है और वह अपनी बेटी को उनके साथ भेज देती है। इसके बाद वो लोग कामनी को अपने साथ लेकर वहां से सीधा मुंबई पहुंच जाते हैं और जो उनका रहने का घर था उसी घर के अंदर कामनी को भी रखने लगते हैं। जब कामनी शुरुआत में यहाँ पर आती है तो इधर उधर देखती है, लेकिन अगले ही दिन से उसे महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर जब वो पूरा परिवार इधर उधर जाया करता, क्योंकि उस परिवार के अंदर माता पिता थे और उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था जो अक्सर घर के अंदर ही एक कमरे में बंद रहा करता, क्योंकि उसका सीए का काम होता है जिसका नाम होता है पंकज। अब यहां पर जब भी माता पिता अपनी नौकरी पर जाया करते और दोनों बेटियां अपने स्कूल जाया करती तो दिन के समय में वो घर को लॉक करके जाया करते और एक चाबी पंकज के पास रहा करती है। ये बात देखकर वो पूछती भी है कि मालिक आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहां पर वो कहते हैं कि बेटा ये मुंबई है, यहां पर बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, तो इसी वजह से हम ताला लगा रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई गलत ना हो जाए। ये बात उसे अजीब तो लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि सही है, बड़ा शहर है, ऐसे होता होगा। ऐसा सोचकर वह चुप रह जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो कामनी होती है वो घर का पूरा काम अकेले किया करती है और धीरे धीरे पूरे घर के काम को करते करते जब उसे लगभग 6 महीने बीत जाते हैं तो यहाँ पर वह बार बार उन लोगों से कहती है कि ऐसा करो, मेरी ना नौकरी लगवा दो, मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आप कब लगवाओगे मेरी नौकरी। तो यहाँ पर वो लोग आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं, लग जाएगी, अभी कोई अच्छा सा काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर के काम को करने के लिए पहले 3 नौकरियां रख रखी थी और तीनों नौकरानियां मिलकर उस काम को किया करती थी, जिसके उन्हें 30,000 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर अब कामनी फ्री में इस काम को कर रही है, तो इसी वजह से वो लोग टाइम को खींच रहे हैं और जब भी कभी उसकी माँ का फोन वहां से आया करता तो यहाँ पर वह कामनी के चारों तरफ खड़े हो जाया करते और उससे कहा करते कि बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ मत कहना, वरना फिर देख लेना तू अपने घर से दूर है। यहाँ पर धीरे धीरे कामनी को ये जेल से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता है और वह काफी ज्यादा इस बात से परेशान होती है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से जो पूरा परिवार होता है वह कहीं बाहर किसी पार्टी में चला जाता है और उन्हें पता होता है कामनी को कि ये लोग कल आने वाले हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कामनी होती है वह आज फैसला करती है कि क्यों ना इस घर के बेटे से बात की जाए, क्योंकि अब तक उसने उस घर के बेटे से ज्यादा कोई बात नहीं की थी। वह तो केवल चुपचाप उसे खाना दिया करती और वह अपने कमरे के अंदर खाना खाकर उसी काम को करता रहा करता। कब सोता है कब जगता है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन आज वो हिम्मत करती है। तो यहाँ पर
पर जो कामनी होती है वो हिम्मत करके ऊपर वाले कमरे में जाती है, जिस कमरे के अंदर पंकज रहा करता था और अंदर बैठा बैठा ढेर सारे काम किया करता था। वहां पर जाने के बाद वह दरवाजा खटखटाती है और अंदर से जो पंकज होता है वह कहता है कि कौन? कामनी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? अब इस बात को सुनकर कामनी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि साहब, क्या आपको मेरा नाम पता है? तो वो कहता है कि तेरा नाम ही नहीं, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है और मुझे यह भी पता है कि तुम्हें घर वाले यहां पर इस तरह से क्यों रख रहे हैं। इस बात को सुनकर जो कामनी होती है वो पूछने लगती है कि साहब, आपको क्या क्या पता है मेरे बारे में? तो पंकज अंदर से कहता है कि दरअसल तुम्हारे बारे में यही पता है मुझे कि तुम बार बार अपने घर से भाग जाया करती थी और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहां पर भेजा है ताकि जब तक तुम्हारी शादी हो तुम यहीं पर रह सको। इस बात को सुनकर जो कामनी होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह सिसकियां भरने लगती है। जब पंकज उसकी सिसकियां सुनता है तो उसके बाद यहां पर जो पंकज होता है वह भी हैरान होता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? जो तुमने किया है उसके लिए रोने का क्या मतलब? तो इस बात को सुनकर जो कामनी होती है वो कहती है कि साहब, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मेरे बारे में सब कुछ गलत बताया गया है। इस बात को सुनकर पंकज जो होता है वो एकदम से दरवाजा खोलता है और पूछने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे घर वाले क्या मुझसे झूठ बोलेंगे? तो उसके बाद यहाँ पर जो कामनी होती है वो कहती है कि हाँ साहब, आपसे आपके घर वालों ने झूठ बोला है। वो लोग तो मुझे काम का बहाना देकर यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन अब मुझे कहीं पर भी काम नहीं लगा रहे हैं और जब भी मैं अपनी माँ से बात किया करती हूँ तो आपके पूरे घर वाले मेरे चारों तरफ खड़े हो जाया करते हैं। यहाँ पर जो कामनी होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पंकज जब उसे आज सामने से अच्छी तरह से दिखता है तो देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है और उसके बाद कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे घर वाले झूठ भला क्यों बोलेंगे? उसके बाद जो कामनी होती है वो कहती है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी माँ से बात करके देख लो, वो आपको पूरी हकीकत बता देगी। इसके बाद जो पंकज होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद उसकी माँ से बात करने का फैसला करता है। यहाँ पर वह उस व्यक्ति पर फोन मिलाता है जो उनकी रिश्तेदारी में थे और उससे कहता है कि इसकी माँ से बात करवाओ, ये कुछ बात करना चाहती है। अब नॉर्मल तरीके से जो उस परिवार का लड़का होता है वह पंकज को अच्छी तरह से जानता था और उसे नहीं पता था कि वहां पर यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने यह बात वहां पर नहीं बताई थी। तो वह जाकर उसकी मां से बात करवा देता है और जब कामनी अपनी मां से बात करती है तो उससे पूछती है कि मां, मैं यहां पर ना बहुत जल्दी से काम लग जाऊंगी और उसके बाद तो मेरे पास पैसे भेज दूंगी, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है मां कि बेटी तुम्हारी बार बार याद आया करती है, तुम घर के अंदर रहा करती थी तो काम में सहारा लग जाता है। यानी कि इस तरह की कुछ बातें वो उससे कहने लगती है जिन बातों से प्रूफ हो जाता है कि सच में ही जो पंकज के घर वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इस बात को सुनकर जो पंकज है वो हैरान होता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसके समझ में माजरा आ जाता है कि क्यों उसके घर वाले उसे कोई काम नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घर के अंदर पहले 3 नौकरानियां काम किया करती थी और तीनों की तनख्वाह 10-10 हजार रुपए यानी कि 30,000 रुपये को उन्हें फायदा हो रहा है और इसी वजह से वह इसे घर के अंदर रख रहे हैं। इसके बाद जब कामनी बात कर लेती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि ठीक है माँ, मैं जल्दी से नौकरी लगकर आपके पास पैसे भेजती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ को ये पता चले कि उसकी बेटी को यहाँ पर बंधुआ मजदूर बना लिया गया है और उसे लॉक करके घर के अंदर रखा करते हैं। ये घर एक पिंजरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो पंकज होता है वह जब फोन कट जाता है तो कामनी से माफी मांगता है उसके बारे में गलत सोचने के लिए और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ के पास पैसे भेज देता हूँ अभी के अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस तरह से तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। मेरे घर वाले जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ के पास अभी पैसे भेज रहा हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर पंकज अपने फोन से उस लड़के के पास पैसा भेज देता है जो उनकी रिश्तेदारी में से वहां पर है और उससे कहता है कि इन पैसों को बैंक से निकालकर इसकी मां को दे आना और कहना कि ये उसकी सैलरी है। और जब मां को ये पैसे मिलते हैं तो वो भी हैरान हो जाती है कि 2 दिन पहले बेटी से बात हुई थी और उसके पास तो अभी काम ही नहीं था, तो ये सैलरी कहां से आ गई। लेकिन तभी जो लड़का पैसे देने के लिए गया था वो पंकज से उसकी बात करवा देता है और वो बताता है कि ऐसा है माँ जी, आपकी बेटी हमारे घर में काम कर रही है तो उसके यहाँ के भी तो पैसे बनते हैं, जब उसे वहां पर काम मिलेगा जब का जब देखा जाएगा, लेकिन अभी जितने दिन इसने काम किया है उसके हिसाब से ये 30,000 रुपए हैं। इन बातों को सुनकर मां को भी तसल्ली होती है और उन पैसों से उसे बहुत ज्यादा सहारा मिलता है। यहाँ पर इसी तरह से वो लोग रहने लगते हैं और अब यहाँ पर जब भी कभी कामनी को टाइम मिला करता तो पंकज से बातचीत कर लिया करती और जब भी कभी दिन दिन के लिए घर वाले बाहर रहा करते तो पंकज उसे लेकर बाहर भी निकला करता और बाहर की दुनिया को दिखाया करता है। अब कामनी का व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो गया था। वह जब पहले उदास रहा करती थी वह घर में हंसी खुशी रहा करती है और खुशी खुशी घर के काम को किया करती है, क्योंकि हर महीने उसकी मां को पैसे मिल जाते हैं। और ये बात
बात देखकर पंकज के माता पिता बड़े हैरान हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इसको तो हमने इस तरह से रख रखा है लेकिन फिर भी ये खुश क्यों है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है शायद इसने इसको अपनी नियति मान लिया हो और कोई बात नहीं, हमें तो फ्री की नौकरानी मिल रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी माँ को बोलते रहेंगे जब भी इसका फोन आएगा और नहीं आता है तो चलने दो ऐसा ही। ऐसा सोचकर वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर पंकज और कामनी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं क्योंकि वो दोनों चुप चुप कर एक दूसरे से मिला करते हैं। कामनी का जो व्यवहार होता है वो पंकज को बहुत ही अच्छा लगता है और पंकज इस व्यवहार को देखकर मन ही मन कामनी से प्यार करने लगता है। हालांकि कामनी तो उसे साफ साफ कहकर संबोधित किया करती है और धीरे धीरे जब इन बातों को लगभग 3 से 4 महीने बीत जाते हैं तो 3-4 महीने बाद पूरा परिवार 3 दिन के लिए बाहर जाता है और जब 3 दिन के लिए परिवार बाहर जाता है तो यहां पर पंकज फैसला कर लेता है कि आज इसे अपने प्यार का इजहार करना है। इसी वजह से जब परिवार वाले बाहर चले गए थे तो पंकज कामनी को अपने कमरे में बुलाता है और वहां पर बुलाने के बाद उससे बड़े ही इमोशनल तरीके से कहने लगता है, देखो कामनी, मैं कहना तो काफी दिन पहले चाहता था लेकिन आज मौका मिला है और आज मैं तुमको बता देता हूं कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। इस बात को सुनकर कामनी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि साहब आप ये क्या कह रहे हो, आप कितने अमीर व्यक्ति हो और मैं मामूली सी गरीब की लड़की हूं, तो आप मुझसे शायद प्यार कैसे कर सकते हो। तो यहां पर जो पंकज होता है वो कहता है कि देखो प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखा करता और तुम्हारे अंदर मुझे वो सारे गुण दिखा करते हैं जो कि एक जीवन साथी में होने चाहिए और अगर तुम मुझसे प्यार करने लगी हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर कामनी थोड़ी देर तक सोचती है और उसके बाद पंकज के एहसानों के बारे में सोचने लगती है। कहती है कि साहब आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे। तो पंकज कहता है कि नहीं कामनी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं। उसके बाद कामनी इस बात के लिए हामी भर लेती है और तभी जो पंकज होता है वह उसे लेकर एक मंदिर में जाता है और वहां पर नॉर्मल विधिवत तरीके से उससे शादी कर लेता है और उस शादी के कुछ प्रूफ भी बना लेता है। शादी करने के बाद वह कामनी को घर के अंदर लाता है और यहां पर अपनी पत्नी के साथ वो सारे पल एंजॉय करता है जो कि एक शादीशुदा जोड़ा किया करता है। उसके बाद कामनी जो होती है वो घर के अंदर एक बहू की तरह रहने लगती है। पंकज ने उसे कुछ नए कपड़े भी दिलाए थे, उनको पहन कर अच्छे से श्रृंगार कर उस घर के अंदर घर का काम करने लगती है क्योंकि पंकज ने कह दिया था कि जब माता पिता आएंगे तो उन्हें हम ये बात बता देंगे। जब 3 दिन बाद माता पिता घर लौटते हैं तो लौटने के बाद जब घर के अंदर का माहौल देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तो किचन के अंदर कामनी, जिसने नई साड़ी पहन रखी है, पूरी तरह से बहू की तरह श्रृंगार कर रखा था और वह किचन में खाना बनाने के लिए लग रही है क्योंकि उसे पता है कि उसके सास ससुर आने वाले हैं। और जैसे ही कामनी अपने सास ससुर को देखती है तो एकदम से मुड़कर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगती है। कहती है कि सासू माँ, ससुर जी आशीर्वाद दीजिए। इस बात को सुनकर माता पिता के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि हो क्या रहा है। और जैसे वो उससे कुछ कहने वाले होते हैं तो तभी पंकज वहां पर आ जाता है। कहता है कि सही तो कह रही है, ये आपकी बहू है तो आप इसके सास ससुरी तो हुए। इसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसे इसी बात का डर था क्योंकि यहाँ पर कामनी खूबसूरत तो काफी ज्यादा थी और वह इसी वजह से कामनी को अपने बेटे के रूप में ज्यादा जाने नहीं देता था। जब घर पर कोई रहता था तो खाना तो या तो माँ ले जाया करती या बहन ले जाया करती, लेकिन कामनी पीछे से एक बार पंकज से मिल चुकी थी और उसके बाद ये सब कुछ हो गया था। पिता अपने बेटे को धमकाने लगता है, कहता कि तेरे होश तो ठिकाने हैं, इस तरह से तू इस घर के अंदर नहीं रह सकता। लेकिन शायद पंकज को यह बात पहले से पता थी, उसने अपना बैग पहले से पैक कर रखा था और वो कहता है कि पिताजी मुझे अंदाजा था कि आप ऐसा ही करोगे तो उसका इंतजाम भी मैंने कर रखा है। जो पंकज होता है अपने बैग को निकालता है और कामनी का हाथ पकड़कर कहता है कि ठीक है, अगर मैं इस तरह से घर में नहीं रह सकता तो कामनी को लेकर अलग से तो रह सकता हूं, आप आराम से यहां पर रहो, आपसे मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। आप लोगों ने पहले इतना गलत काम किया है, इस लड़की के बारे में न जाने क्या क्या बात मुझे बताई, लेकिन उसके बाद वो तो अच्छा हो कि मेरे सामने सच्चाई आ गई और उसके बाद अब मैं इसके लिए ये तो कर ही सकता हूं। ऐसा कहकर जो पंकज होता है अपने माता पिता के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़ देता है और एक अलग से फ्लैट लेकर उसके अंदर रहने लगता है। अब पंकज जो कि सीए था, अच्छा खासा कमाया करता था, तो पैसे कमाने के बाद वो एक फ्लैट ले लेता है लोन लेकर और उस लोन की किस्तों को चुकाने लगता है। माता पिता जो होते हैं वो घमंड में रहते हैं और बिल्कुल भी पंकज से ना तो कोई बात करते हैं और ना ही कुछ कैसी भी हरकत करते हैं। हालांकि माँ को तो कभी कभी बेटे की याद आया करती है और वह बात करना भी चाहती है, लेकिन पति उसे रोक लिया करता है। इधर यहाँ
पर जो पंकज होता है वह लगातार उसकी माँ के पास भी पैसे भेजा करता है और यहाँ पर अब माँ के दिन बगड़ने लगते हैं और वह अच्छी तरह से रहने लगती है। तो उसके बाद पंकज और कामनी को एक लड़का भी होता है और जैसे उनको लड़का होता है तो वह अब अपनी माँ से मिलने का फैसला करती है। पंकज उससे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे जब चल देंगे, और उसके बाद वह उसे उसके गांव तक भी ले जाता है। कामनी ने पहले अपनी माँ को सारी बातें बता दी थी कि यहाँ पर इनके लड़के से मुझे प्यार हो गया है और हम दोनों एक साथ रहा करते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, मुझसे बहुत प्यार किया करते हैं। तो माँ को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वह जब अपनी बेटी के लड़के को देखती है तो बड़ा ही खुश होती है। इधर यह बात उनके पड़ोस में रहने वाले शंकर तक भी पहुंच जाती है और शंकर इस बात को यहाँ पर पंकज के पिता के पास पहुंचा देता है। और जब पंकज का पिता और उसका परिवार ये सुनता है कि बेटे को बेटा भी हो गया है तो उसके बाद उनसे नहीं रहा जाता, क्योंकि भले ही वो कितना ही घमंड दिखा रहे हो लेकिन था तो वो उनका इकलौता ही बेटा। और उसके बाद वे उससे पूछते हैं कि वो कहाँ रहा करता है, क्या तुम्हें पता है? तो यहाँ पर उनका जो बेटा होता है उसे पता होता है और वह बता देता है कि फलानी सोसाइटी में फलाने नंबर का उसका फ्लैट है और वहां पर तुम उससे मिल सकते हो। इसके बाद जब पंकज अपनी पत्नी को लेकर दोबारा से उस फ्लैट में आ जाता है तो पूरा परिवार भी एक दिन वहां पर आ जाता है और पंकज को अपने साथ घर में रखने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी जो पंकज है वह मना कर देता है, कहता है कि बाबूजी, जिस घर से आपने मुझे बड़े घमंड के साथ निकाला था उस घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती की है और गलती क्या, हमने पाप किया है। असलियत में तो हमें इस पाप की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जितने दिन तो हमसे दूर रहा है उतने में हमें सजा मिल चुकी है और अब हमें यहीं पर रहने दे। हम इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर पिता वहां पर रहने के लिए उससे कहने लगता है, लेकिन जब वह मना करता है तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम वहां पर नहीं जा सकते तो मैं तो यहां आ सकता हूं। हम अब पूरा परिवार यहीं पर शिफ्ट हो रहा है और तुम्हारे साथ इसी घर के अंदर रहेंगे। अब पंकज तो उनसे मना करना चाहता है क्योंकि उन्होंने कामनी के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तभी जो कामनी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं है, तो तुम्हारे माता पिता ही, और मुझे भी तो फिर सास ससुर और ननद वगैरह चाहिए। इसके बाद जो पंकज होता है वह अपने पिता की तरफ देखता है और पिता अपनी आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर कामनी से माफी मांगता है और कहता है कि बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया है। इधर यहाँ पर जो कामनी होती है वह उल्टा हाथ जोड़ती है और कहती है कि सासू माँ, ससुर जी, आप लोग इस तरह से माफी मत मांगो, मुझे बुरा लग रहा है और आप लोग बस अपना सामान ले आओ और यहीं पर रहेंगे। उसके बाद जो पंकज का पिता होता है उस घर से अपना सारा सामान यहाँ पर ले आता है, वहां पर किसी किराएदार को बसा देता है और उसका किराया आने के बाद उस फ्लैट का जो किस्त है वो भरती रहती है। आज के समय में वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पंकज ने अपने छोटी साली और छोटे साले दोनों की शादी भी करवा दी है, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग छोटे थे लेकिन अब इतने बड़े हो गए हैं और घर अब खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। बाकी आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।